डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हालांकि कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं, लेकिन अब भी सावधानी की ज़रूरत है। और ये एक अच्छी खबर है कि लगातार कई दिनों से जो केस है उसमें गिरावट आ रही है। अब पॉजिटिव जो दर है उसमें भी गिरावट आ रही है। जो अस्पताल, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड की हालत इतनी ख़राब थी, अब वो भी धीरे धीरे ढर्रे पर आ रही है। कल ही मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने बताया कि अब ज़्यादातर अस्पतालों में बेड भी है, आईसीयू बेड भी है, ऑक्सीजन भी है और मरीज़ों का आना कम हो रहा है। तो ऊपर वाले का शुक्र है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, फिर से नॉर्मल लाइफ हम सभी की वापस लौटे, यही दुआ है। तो ये अपडेट कोरोना। अब आज की कहानी पर आते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अलग अलग शौक होते हैं। कई के शौक होते हैं अच्छी गाड़ियों के, कई के शौक होते हैं अच्छी जगह पे खाना खाने के, कई के घूमने के, कुछ के अच्छे घर के। तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच के हिसाब से उनके अपने अपने सबके शौक होते हैं और शौक होना कोई गलत बात नहीं है। ये कहानी एक ऐसी शौकीन शख्स की है जिसके कत्ल को आज 5 साल हो गए। कातिल भी पकड़ा गया, अदालत में मामला भी गया, लेकिन एक चीज का जवाब अब तक नहीं मिला है। 5 साल पहले जो कत्ल हुआ, उस शख्स के पास एक कमीज थी, एक शर्ट, और एक ऐसी शर्ट जिसकी खबर पूरी दुनिया में आई थी। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबारों में तस्वीरें छपी थी, फोटो आई थी, खबर आई थी। वो खबर ही ऐसी थी कि पुणे का एक शख्स जिसको शौक था सोने का, गोल्ड का, वो जितना मैक्सिमम हो सकता था गोल्ड पहनता था। और उसने 1-2 बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उस सोने से उसे बहुत मोहब्बत है। सोना मतलब सोना नहीं, गोल्ड। तो इसलिए वो हमेशा गोल्ड खरीदता है, गोल्ड पहनता है, बेशुमार पहनता है। लेकिन एक बार 2012 में उसने सबको चौंका दिया जब एक खबर आई और तस्वीर आई। उसने सोने की एक शर्ट ही सिलवा ली थी, गोल्ड शर्ट। करीब 3.5 केजी वेट था इस शर्ट का, 3 किलो और 600 ग्राम के करीब इस शर्ट का वेट था, यानी सोने का वेट था। और इसकी कीमत थी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। तो 1.5 करोड़ की एक कमीज उसने बाकायदा एक सुनार के यहाँ सिलवाया। और ये कमीज सिलने में भी बड़ी कारीगरी थी। इसमें करीब बहुत सारे सोने के फूल लगाए गए थे, 7 बटन भी बहुत महंगे हीरे और उसके टाइप के, और कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। हालांकि इस शर्ट को इस तरह से सिला गया था कि इसको पहनने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इस शर्ट की खबर जब बाहर आई, मीडिया की सुर्खियां बनी, गोल्डमैन के नाम से यह शख्स मशहूर हुआ। और बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि इसके बाद गिनीज बुक में इसका नाम आया। और गिनीज वर्ल्ड बुक में इसलिए नाम आया क्योंकि ये दुनिया की सबसे महंगी शर्ट थी। इससे महंगी शर्ट इससे पहले कोई आई ही नहीं। करीब 1.5 करोड़ रुपए, करीब 3.5 करोड़ का 3.5 केजी के सोने का बना हुआ शर्ट। तो गोल्डमैन के नाम से वो मशहूर हो गया। नाम था दत्ता फुगे, पुणे का रहने वाला दत्ता फुगे। दत्ता फुगे की कहानी ये है कि ये एक बिजनेसमैन, सूद पे पैसा देना और एक चिटफंड कंपनी चलाता था, और करोड़पति शख्स, रईस है, इसीलिए 1.5 करोड़ की कमीज भी पहनता था। लेकिन इस कमीज के सिलवाने के बाद और पहनने के बाद और इसका जब चर्चा शुरू हुआ तो फिर कुछ मुसीबतें भी आईं। अब ये था कि आप 1.5 करोड़ की शर्ट पहनकर बाहर निकलेंगे तो खतरा भी है। यहाँ तो लोग पर्स छीन लेते हैं, अंगूठी छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। अब आप चलते फिरते सोने की दुकान है, 1.5 करोड़ का सोना पहनकर जा रहे हैं, तो किसी की भी नीयत खराब होगी और क्रिमिनल आपके ऊपर हाथ आजमाएगा। ये बात दत्ता फुगे को भी पता थी। इसलिए दत्ता फुगे ने अब इस कमीज को सिलवाने के बाद इस मुसीबत को दूर करने के लिए 20-20 बॉडीगार्ड रखे। अब वो कहीं भी जाता, किसी फंक्शन में, कहीं भी, तो उसके दाएं बाएं आगे पीछे 20 बॉडीगार्ड चलते।
ताकि सोने की उस शर्ट तक कोई हाथ ना डाल सके। एक तो इतना महंगा शर्ट, ऊपर से उस शर्ट को बचाने के लिए अब खर्चा भी, 20-20 बॉडीगार्ड भी। लेकिन अब ये भी नहीं था कि वो हर दिन ये कमीज पहन कर निकलता, लेकिन निकलता था, पहनता था। आखिर इतना इन्वेस्ट जो किया था। तो अब तक नाम हो चुका था। धीरे धीरे 4 साल बीत गए, 2016 आ गया। इस दौरान में जो चिटफंड की कंपनी थी उसमें बहुत सारे पैसे ले रखे थे दत्ता फोगे ने लोगों से, और पैसे लेता था, फिर बताता था इतने दिन में इसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और वो लौटाता था। और कहते हैं लाखों करोड़ों रुपए लिए थे। लेकिन जब चिटफंड कंपनी में जितने भी हैं, चाहे देश में दुनिया में, उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी और बहुत सारी चीजें आती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको चिटफंड जिन्होंने पैसे लगाए, उनकी जब मियाद पूरी हुई, मुद्दत पूरी हुई, पैसे मांगने लगे, तो दत्ता फोगे के पास शायद पैसे नहीं थे, तो वो लोगों को टालने लगा, अगली तारीख देने लगा। इस दौरान में इधर सोने की शर्ट भी आ गई थी, तस्वीरें छप रही थी। तो जिन लोगों ने उस पर पैसे लगाए थे चिटफंड में, उन्हें बड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि एक तरफ हमें देने के लिए पैसे नहीं है इसके पास, और वो हमारे ही पैसे हैं, और दूसरा ये देखो इसकी फिजूल खर्ची और अय्याशी कि 1.5 करोड़ रुपए की कमीज सिलवा रहा है और पहन के फोटो खिंचवा रहा है। तो लोगों में ये गुस्सा भी था। बट ये चीजें चलती रही। 14 जुलाई 2016, 14 जुलाई 2016 की फिर तारीख आती है। इस शर्ट को बने हुए करीब 4 साल बीत चुके थे। 12 में शर्ट बनी थी, 16 की तारीख आ गई। दत्ता फोगे का एक बेटा था, शुभम। शुभम के बहुत सारे दोस्त थे पुणे में। उन्हीं में से एक दोस्त था अतुल। 14 जुलाई 2016 को शुभम को उसका दोस्त अतुल कहता है कि उसके एक और कॉमन फ्रेंड की बर्थडे है, तो उसका जन्मदिन है। अब तुम्हारे पापा जो है वो बड़े सेलिब्रिटी हैं, तस्वीरें आई है, गिनीज बुक में नाम है, टीवी पे आते हैं, अखबारों में आते हैं, तो उस बर्थडे पार्टी में उन्हें ले आओ। शुभम अपने पिता दत्ता फोगे से कहता है मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है और उन्होंने इनवाइट किया है। दत्ता फोगे कहते हैं ठीक है चलो, तुम्हारे दोस्त है तो मैं भी चलता हूँ। 14 जुलाई को अब बर्थडे पार्टी में जाना है। दत्ता फोगे अपने काम के सिलसिले में थे। उन्होंने पूछा कि कहाँ पे बर्थडे पार्टी है। उनके बेटे शुभम ने बताया। उन्होंने कहा ठीक है मैं डायरेक्ट पहुंचूंगा, तुम अपना टाइम पे पहुंच जाना अलग से। बाप बेटे की ये बात खत्म हो गई। अब इसके बाद शाम के करीब 7-8 बजते हैं। शुभम के पास अतुल का फोन आता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं? वो बताता है आ रहे हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने सोने की वो कमीज नहीं पहनी थी, दत्ता फोगे ने नॉर्मल शर्ट पहना हुआ था। रात को अब जब शुभम निकलता है बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, तभी उसके पास फोन आता है अतुल का कि आते वक्त तुम 10 या 12 पैकेट बिरयानी और सिगरेट के कुछ डब्बे लेते आना, पैकेट। क्योंकि दोस्ती थी, ये सब चलता था। शुभम कहता ठीक, वो चला जाता है फूड स्टॉल पे, वहाँ से वो 12 पैकेट बिरयानी के पार्सल बुक कराता है, लेता है, सिगरेट खरीदता है, गाड़ी में बैठता है और निकल लेता है अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए। तब तक करीब 9:30-10 का टाइम हो चुका था रात के। जब वो घर के पास पहुंचने लगता है जिस जगह पे पार्टी थी, उस घर के बाहर ही सड़क पर अचानक देखता है कि 9-10 लोग हैं और एक शख्स को पीट रहे हैं। वो गाड़ी रोकता है, करीब जाता है। जैसे ही करीब पहुंचता है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि जो शख्स पिट रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने फादर थे, दत्ता फोगे। और जो लोग मार रहे थे वो भी कोई और नहीं, उसके अपने दोस्त थे। और उनमें वो दोस्त भी था जिसने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, अतुल। अब ये भागकर बीच बचाव करता है। अच्छा, इसके साथ एक और दोस्त था शुभम के, जो गाड़ी में बैठकर दोनों जा रहे थे। वो बीच बचाव करते हैं। तब तक इन दोनों को देख के जो लोग पीट रहे थे वो लोग मौके से भाग जाते हैं। उन लोगों ने डंडे से, पत्थर से, लोहे के रॉड से दत्ता फोगे पर हमला किया था। खून से लथपथ दत्ता फोगे जमीन पर पड़े हुए, लगभग अब बेहोशी की हालत में। फौरन शुभम अपने फादर को अपने दोस्त की मदद से गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाता है। इस दौरान में दोस्त जो है वो 100 नंबर पर पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस भी पहुंच जाती है, लेकिन दत्ता फोगे की अस्पताल में मौत हो जाती है। अब ये मौत की खबर अगले दिन सुबह अखबार में आती है। गोल्ड मैन के नाम से मशहूर हो चुका था दत्ता फोगे।
गिनीज बुक में नाम था इसलिए भी। तब पुलिस जांच करती है। इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश बहुत मुश्किल नहीं था इस केस में। इसकी वजह यह थी कि जिस शख्स का कत्ल हुआ उसका बेटा उस कत्ल का चश्मदीद था और उसके साथ उसका दोस्त भी, और उन्होंने मारने वाले को भी देखा था। इसके बाद शुभम पुलिस को बयान देता है। वो तमाम अपने दोस्तों के नाम लेता है। नाम सामने आने के बाद अब पुलिस कार्रवाई करती है और एक एक कर उन तमाम लड़कों को उठा लेती है। कुल 9 गिरफ्तारियां होती है एफआईआर में, चूंकि 9 लोगों के नामजद। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होती है। अभी तक मामला कत्ल की तफ्तीश की तरफ ही चल रहा था। तो इनमें से अतुल बताता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने चिटफंड में पैसे लगाए थे दत्ता फुगे के लिए, और उनमें उसके भी पैसे थे करीब 1.5 लाख रुपए। लेकिन कई बार मांगने के बाद वो टालम टोल कर रहा था, दे नहीं रहा था, और उसे इस बात का गुस्सा था कि वो 1.5 करोड़ की शर्ट पहनकर घूमता है और हमारे 1.5 लाख रुपए भी नहीं दे पा रहा। तो कुछ और ऐसे ही दोस्तों के पैसे थे, कई बार तकाजा किया, मांगा, दिया नहीं। तो फिर उन लोगों ने फैसला किया कि दत्ता फुगे को पैसा तो देगा नहीं, रास्ते से हटा देते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक फर्जी प्लानिंग की कि एक दोस्त का बर्थडे है। ऐसा कोई बर्थडे नहीं था किसी दोस्त का, और उन्हें मालूम था कि दत्ता फुगे हमेशा बॉडीगार्ड के साथ चलता है, 20-20 लोग साथ होते हैं। तो दत्ता फुगे के करीब पहुंचना भी मुश्किल था। तो अब ऐसी जगह बुलाना था और ऐसे मौके पर बुलाना था कि दत्ता फुगे के बॉडीगार्ड भी ना हो। तो इसीलिए उसके बेटे को इस साजिश में शामिल किया और उसको झूठ बोला कि आज एक दोस्त का बर्थडे है, अपने पापा को ले आओ, सेलिब्रिटी है। लेकिन यार बर्थडे है, अब वो 20-20 बॉडीगार्ड आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम ही साथ लेकर आना, और यहाँ पे कोई खतरा भी नहीं है। तो शुभम ने अपने बाप को यही समझाया, और इसीलिए उस रात बॉडीगार्ड साथ में नहीं था, और इसीलिए आसानी से ये लोग उस पर काबू पा सके। अब गिरफ्तारी हो गई, सब पकड़े गए। 24 घंटे के बाद अचानक एक नया ट्विस्ट आता है इस केस में। चूंकि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था सब कुछ, तब पुलिस ने भी जांच की कि भाई ये सोने के शर्ट वाला ही शख्स है, गोल्डमैन है। तो इस पूछताछ के बाद हुआ कि शायद ये भी है कि उस रात कत्ल करने से पहले इन लोगों ने सोने का शर्ट तो नहीं लूटा, वो पहने हुए तो नहीं थे, बट चश्मदीदों से और घर वालों ने बताया कि नहीं, उस रात वो नॉर्मल शर्ट पहन कर गए थे और सोने की कमीज नहीं पहन कर गए थे, वो घर पर है। अब पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इस कमीज सोने के शर्ट से भी इस केस का लेना देना है कि नहीं। तब तक अगले दिन घर से एक बड़ी खबर आई। कहा गया कि दत्ता फुगे की जो सोने की शर्ट है वो गायब है, वो घर में ही नहीं है। अब पुलिस के लिए एक अजीब, क्योंकि एक तरफ वो मर्डर की तफ्तीश कर रहे हैं और उसके बाद दत्ता फुगे के कत्ल के 24 घंटे के अंदर शर्ट भी गायब, और वो शर्ट गायब जो सुर्खियों में, जिसकी वजह से दत्ता फुगे बना। तो अब पुलिस इस पहलू से जांच करने लगी कि इस शर्ट का क्या लेना देना इस कत्ल से। तो घर वालों से जब पूछा गया कि आखिर शर्ट कहाँ गई, अब घर वालों ने पहले तो अलग अलग बयान दिया, और फिर उन्होंने बताया कि दरअसल ये शर्ट 2012 में एक पुणे में ही राका ज्वेलर्स है, जिस ज्वेलर्स से दत्ता फुगे ने ये कमीज सिलवाई थी, और करीब 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। 3 किलो 600 ग्राम सोने का वेट था जिससे ये कमीज बनी थी। तो बताया कि इस कमीज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और इसीलिए बाद में इस इंसिडेंट से, मर्डर से पहले, दत्ता फुगे ने ये कमीज उसी राका ज्वेलर्स को वापस दी कि इसको ठीक करके हमें दे देना। अब एक बयान जब ये आया तो पुलिस राका ज्वेलर्स के पास पहुंची, पूछा कि इस कमीज की कहानी क्या है, कहाँ है। अब राका ज्वेलर्स ने जो बयान दिया उसने मामले को और उलझा दिया। उसने कहा 2012 में जब हमने ये कमीज बना कर दी थी, उसके बाद से पिछले 4 साल में दोबारा हमारे पास ये शर्ट न कभी आई, न कभी दत्ता फुगे लेकर आया, ना हमें इसके बारे में कोई जानकारी है। अब घर वालों का पहले ये बयान था कि शर्ट के बारे में पता नहीं कहीं है, फिर बयान आया कि राका ज्वेलर्स को दिया था, फिर बीच में बयान आया कि बीच में बहुत सारे लोगों के पैसे देने थे, वो पैसे का तकाजा भी बढ़ रहा था और पैसे थे नहीं, तो शायद कहीं गिरवी रख दिया। लेकिन अगर गिरवी रखी है कहीं तो किसी ज्वेलर को ही देंगे आप। तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद पता चला कि दत्ता फुगे का जब कत्ल हुआ था तो इसमें जो 9 दोस्त शामिल थे उसमें से एक दत्ता फुगे के भतीजे का भी लिंक आया, और ये लिंक भी आया कि उस कमीज के गायब होने में, उस गोल्ड शर्ट के गायब होने में शायद वो भतीजा भी इन्वॉल्व है।
पुलिस ने उस पहलू से भी जांच की, लेकिन कोई फायदा नहीं। ज्वेलर्स को खंगाल लिया। शहर में बाकी जितने और लोग थे जिनके ज़रिए ये पता चलता कि ऐसी शर्ट किसने खरीदी या किसी ने बेचने की कोशिश की, वो सारे काम किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो गोल्ड शर्ट कहाँ गई, उसकी हकीकत क्या है? आज 2021 हो गया है, लेकिन पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अब इसमें फैमिली के मेंबर इन्वॉल्व हैं या कोई और है, इसके पीछे की साजिश क्या है, ये सुराग और सबूत पुलिस के हाथ लगा ही नहीं। तो इसीलिए ये गोल्ड शर्ट आज भी एक मिस्ट्री है। हालांकि जिन लोगों को पकड़ा गया बाद में उनमें से कुछ को सजा हुई, फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला गया, कुछ लोग बेल पे बाहर हो गए, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो कुछ हुआ वो पैसे के लेन देन और अचानक गुस्से की वजह से हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उस शर्ट को लेकर जो सच्चाई थी वो आज भी सामने नहीं आई। लेकिन ये पहला केस नहीं था। पुणे में खास तौर पर ये कहते हैं कि ऐसे 3 इंसिडेंट हुए, अलग अलग लोग गोल्डमैन के तौर पे वहां उभरे जिन्हें सोने से बड़ा मोहब्बत और प्यार है, और इन तीनों की ही मौत हुई अलग अलग तरीके से और अलग अलग वजह से। एक थे सचिन नाना साहब शिंदे, इनका एक ज्वेलरी शॉप थी और इन्होंने करीब 1 किलो सोना ये हमेशा हर वक्त पहन के निकला करते थे। जो सचिन नाना साहब शिंदे हैं, करीब 30 साल की उम्र थी। एक बार ऐसे ही ये गोल्ड के अपने करीब 1 किलो हर वक्त शरीर पे होता था, तो ये बाइक पर जा रहे थे, कुछ लोगों ने गोली चलाई और नाना साहब शिंदे की जान ले ली। तो पहला ये था एक गोल्डमैन जिसका कत्ल हुआ। फिर एक और गोल्डमैन थे सचिन शिंदे। सचिन शिंदे की गोली मारकर हत्या की गई। पुणे पुलिस ने उसके बाद एक और, जो इस मामले में एक पार्षद हुआ करते थे, अब वो भी पुणे से ही ताल्लुक था, उनको भी गोल्ड का शौक था, लेकिन उनकी मौत कहते हैं हार्ट अटैक से हुई। तो ऐसे 3 नाम आए गोल्डमैन के अलग अलग, और इन तीनों की मौत कम उम्र में हो गई। तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि शापित है ये, जो भी इस तरह से इतना ज़्यादा गोल्ड पहनता है उसकी मौत ऐसी होती है। हालांकि बाद में पुणे पुलिस ने इन चीज़ों पे तो बिलीव नहीं किया, लेकिन एक अपील जारी की थी जब ऐसे 3 केस हुए, और अपील ये थी कि लोग शो ऑफ ना करें, सोना इतनी ज़्यादा पहन कर ना निकलें, इस तरह के शर्ट और कमीज़ ना सिलाएं। इससे आप क्रिमिनल्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इससे उनको जुर्म करने का एक बहाना और मौका मिलता है। तो पुणे पुलिस को एक वक्त ये अपील करनी पड़ी थी, और ख़ासतौर पर उन्होंने मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए भी अपील की थी कि वो इस तरीके से ज़्यादा जेवर पहन कर ना निकला करें, नुमाइश ना करें, शो ऑफ ना करें, इससे जान को खतरा भी हो सकता है। तो सोने का शौक, हालांकि अगर मैं इसकी बात करूं, वेस्ट इंडियन जो प्लेयर होते हैं उनके अंदर भी गोल्ड को लेके बहुत शौक होता है। आप चाहे देखिए जो पोलार्ड हों, इवन अभी जो इंग्लैंड के लिए, हालांकि वेस्ट इंडीज से ही लेकिन इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, जो आर्चर, फास्ट बॉलर, हमेशा आप देखिएगा गले में मोटा चेन। तो वेस्ट इंडियन प्लेयर क्रिस गेल, इन लोगों को गोल्ड का बड़ा शौक होता है और मोटे मोटे चेन पहनने का शौक होता है। वैसे ही अपने हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोगों को है। तो कुल मिलाकर इस कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि दत्ता भोगे के कातिल तो पकड़े गए, लेकिन आज तक उनकी कमीज गायब है, और 5 साल हो गए 1.5 करोड़ और 3.5 किलो वजन का सोने का ये शर्ट कहाँ है, ये अभी भी किसी को पता नहीं। तो ये थी कहानी गोल्डमैन की, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले कुछ आप लोगों के मेल। एक वसीम सैफी हैं और इन्होंने कुछ एक कहानी बताई है, मैं इसको डिटेल में फिर करके करता हूं। रशिल नायक हैं, नवीन यादव हैं, ये मारुति सुजुकी की स्टोरी सुनना चाहते हैं। नवीन आज़मी हैं, अमरीक सिंह हैं, ये गैंगस्टर जमशेदपुर का हिदायत खान और आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार के टकराव की कहानी सुनना चाहते हैं। सनी गुजर रामनाथ काओ की कहानी सुनना चाहते हैं। पता नहीं, शायद मैंने सुना है कि नहीं, जो रॉ के पहले वो रहे चीफ। अगर नहीं है तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। सनी उमेश साहब।
बल्कि सनी साहब। उमेश कुमार साहू हैं, मजहरुद्दीन, रोहन लाल, उमंग अखानी, चंद्रशेखर अहिरे, स्टोरी ऑफ शिंडे सिस्टर फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा लालचा दी सोनी, जब्बार मुलानी, ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, पुणे। कई बार मैंने पहले भी किया, वादा भी किया, सुना नहीं पाया हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि दाभोलकर जी की कहानी जल्द से आपको सुनाऊँ, क्योंकि ये भी एक मर्डर मिस्ट्री ही है। इसके अलावा ऋषभ देव, आशीष भारद्वाज, अरफात, अभिषेक मित्तल, नितिन तागड़े, संजू बाबा, लैला खालिद की कहानी सुनना चाहते हैं, ऋषि कुमार, सनी सैनी, महेश जयसिंघानी। अच्छा, कुछ लोगों के मेल आए थे कनाडा से जो 215 बच्चों के कंकाल की थी, उसमें कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एक बार मैं उसको और रीचेक करूंगा तो मैं ज़रूर अलग अलग चीज़ें। हालांकि ये भी था कि उसमें इंडियन बच्चे नहीं थे, वो कोलंबियन इंडियन, एक वहाँ पे अलग अलग जो ट्राइब्स के थे बच्चे, जो अलग अलग ग्रुप होता है ट्राइबल्स का, उनके वो सारे थे। तो मैं उसको एक बार चेक करूँगा, तो शायद मैंने कहा था कि इंडियन भी बच्चे उसमें थे। महेश जयसिंघानी, ज्योति स्वाल, इनकी एक सिस्टर की शायद डेथ हुई और इन्होंने मदद मांगी। मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि इनसे टच करें और ज़रूर टच में रहें और बात करें। सुयाश पचौरी, केतन कुलकर्णी, नीरज वशिष्ठ, जॉय सिन्हा, सूरज मित्रा, मिलिंद राउत, कपिल छेत्री, आशुतोष बिश्नोई, भव्य राज सिंह, अशोक सतीजा, एनी सिंह, हिमांशु गुप्ता, नवाब साहब, अच्छा नाम है ये, वैसे हम लोग ताना मारने के लिए कहते हैं लेकिन चलिए, सुलेमान प्रबतनी, हेमंत विश्वकर्मा, पूनम शर्मा, वैभव सिंह, मोहम्मद इम्तियाज़, मिस मुस्कान, कपिल, वैभव भार्गव, मीता भट्टाचार्य जी, रूपा टर्की स्टोरी सुनना चाहती हैं ये तो, और सुरतिया यादव जी। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ स्टोरी की इसमें लिस्ट है, उसको शॉर्टलिस्ट भी कर रहे हैं और आपको जल्दी सुनाता हूँ। तो आज कहानी में इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।